नंबर 15, एकीकरण होने वाली कंपनी के किसी अंशधारी द्वारा अंशों का हस्तांतरण। ऐसा हस्तांतरण तब हस्तांतरण नहीं माना जाएगा जब कुछ शर्तें पूरी हों। नेक्स्ट नंबर, परिणामी कंपनी द्वारा अविलियत कंपनी के अंशधारियों को प्रतिफल के बदले अंशों का हस्तांतरण। नेक्स्ट नंबर, सेबी के सिद्धांतों के अंतर्गत किसी करदाता ने अपनी प्रतिभूतियां अन्य व्यक्ति को उधार दे दी हो तो ऐसा हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर, विघटन योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा सदस्यता कार्ड के बदले व्यापारिक अधिकारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट नंबर, किसी पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में अपनी पूंजी संपत्ति का व्यावसायिक पुनर्गठन के अंतर्गत पश्चातवर्ती सहकारी बैंक को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट नंबर, किसी पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा व्यावसायिक पुनर्गठन के अंतर्गत पश्चातवर्ती सहकारी बैंक को संपत्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट नंबर, वैश्विक जमा रसीद जीडीआर या बॉन्ड का हस्तांतरण जो उल्लेखित हो तथा धारा 115 AC के अंतर्गत भारत के बाहर अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को दिया गया हो। अब आपकी हेडिंग आती है कर योग्य पूंजी लाभ में शामिल होने वाले लाभ। कौन कौन से लाभ हैं जो कर योग्य पूंजी लाभ में शामिल होते हैं? नंबर 1 है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ धारा 45A के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर, बी में से संबंधित पूंजी लाभ धारा 45(a) के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर, किसी पूंजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करने पर होने वाला लाभ धारा 45(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर, फर्म कंपनी आदि को पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ धारा 45(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर, फर्म के समापन पर पूंजी संपत्तियों के बढ़ने से प्राप्त होने वाला लाभ जो कि धारा 45(4) के अंतर्गत हो। नेक्स्ट है अनिवार्य अधिग्रहण पर लाभ धारा 45(5) के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर, म्यूचुअल फंड या यूटीआई के यूनिट्स को पुनः क्रय करने पर होने वाला लाभ जो कि धारा 45(6) के अंतर्गत हो। नेक्स्ट नंबर है कंपनी द्वारा अपने अंशों को क्रय करने पर अंशधारियों द्वारा प्राप्त राशि धारा 46(2) के अंतर्गत होनी चाहिए। अब आता है आपका संपत्ति की सूचकांक लागत इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स। इसमें 2 फॉर्मूले होंगे। एक तो फॉर्मूला तब लगेगा जब संपत्ति हमने 2001-2 या उससे पहले खरीदी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, जिसे हिंदी में बोलते हैं लागत स्फीति सूचकांक। ये उस ईयर का लेना है जिस ईयर में हमने सेल की है। तो जिस ईयर में सेल की है उस ईयर का CII आप इंटू करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। यदि संपत्ति 2001-2 के बाद हमने खरीदी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तब हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्ति की लागत अपॉन CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जिस वर्ष में आपने संपत्ति को प्राप्त किया है उस वर्ष का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको नीचे लगाना है और इनटू करना है CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल। जिस ईयर में आपने सेल की है उस ईयर का CII से आपको इनटू करना है तो आपको आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तभी निकलती है जब हम कोई इम्प्रूवमेंट 2001-2 के बाद करते हैं। अगर हमने उससे पहले किया है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं ली जाएगी, उसे नील मान लिया जाएगा। और यदि 2001-2 या उसके बाद लेते हैं तो फिर इसी फॉर्मूले को लगाकर आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी निकाल लेंगे।
इसके बाद आता है राशित होने वाली संपत्तियों पर पूंजी लाभ। यह धारा 50 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। हस्तांतरण पर मिलने वाला प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन राशित मूल्य से अधिक होने हो तो इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। राशित मूल्य मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। जो रिटेन डाउन वैल्यू होती है अगर वो हमारी कम है और कंसिडरेशन हमारा ज़्यादा है तो उस पर जो अभी हमें प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर, राशित संपत्तियों के किसी खंड का हस्तांतरण होने पर प्रतिफल अर्जन की लागत तथा व्यय से अधिक होने पर उसे अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। अगर कोई WDV असेट्स हैं और उसमें से आप किसी एक हिस्से को बेच देते हो, कोई पार्ट हम उसमें से बेचते हैं, तो जो उसका कंसिडरेशन होगा यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो उसकी कॉस्ट और उस पर किए गए व्यय से अधिक अगर है तो उस पर होने वाला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है राशित संपत्तियों के किसी खंड का कोई ऋण हस्तांतरित करने पर शेष अस्तित्व में होने पर प्रतिफल अर्जन लागत व्यय से अधिक होने पर अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। इसका मतलब है जो WDV असेट्स हैं यदि उसमें से कोई खंड कोई इसका पार्ट जिस पर कि कोई ऋण है कोई लोन है वो हमने ट्रांसफर किया है और शेष जो आपकी असेट्स है वो क्या है वो एग्जिस्टिंग है, ठीक, तब कंसिडरेशन और एक्विजिशन कॉस्ट और एक्सपेंसिस से अधिक होगा तो उसे क्या मान लिया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है सीधी रेखा पद्धति स्ट्रेट लाइन मेथड से राशित होने वाली संपत्तियों की लागत को समायोजित अपलिखित मूल्य मान लिया जाएगा।